वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पूर्व मध्यकाल के शासन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य जिसे चोल साम्राज्य कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चोल साम्राज्य के सबसे महान शासक और जिसके समय सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और लगभग उसके बारे में सारे फैक्ट को हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन कुछ फैक्ट बच गए थे जिसको हम लोग अभी देखेंगे और उसके बाद इस चोल वंश के पतन की ओर हम लोग आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस राजेंद्र प्रथम के कुछ शेष बचे कार्यों और अभियानों को लेकर। तो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली तथा महान राजा कौन था? तो यह राजेंद्र प्रथम था। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली तथा महान राजा था। राजराज प्रथम से भी बड़े साम्राज्य का निर्माण पर उत्तर भारत में अस्थायी रूप से शासन करने का प्रयास नहीं। तो राजेंद्र प्रथम का जो साम्राज्य था वह राजराज प्रथम से भी बड़ा साम्राज्य था। हालांकि राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में अस्थायी रूप से शासन करने का प्रयास नहीं किया। तो राजराज प्रथम से भी बड़े साम्राज्य का निर्माण किया इस राजेंद्र प्रथम ने, लेकिन उत्तर भारत में अस्थायी रूप से शासन करने का प्रयास नहीं किया। इसके गुरु का नाम था शैव संत ईशान शिव। तो इसका गुरु राजेंद्र प्रथम का जो गुरु था उसका नाम था ईशान शिव। ईशान शिव राजेंद्र प्रथम के गुरु थे, जो एक शैव संत थे, अर्थात शिव धर्म के बहुत बड़े उपासक थे, शिव के संत थे। तो राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो शैव संत ईशान शिव, याद रखेंगे ईशान शिव। गंगैकोंड चोलपुरम में कई मंदिरों का निर्माण। कौन से मंदिर? तो शिव मंदिर, याद रखेंगे। तो राजेंद्र प्रथम ने अपने द्वारा निर्मित शहर गंगैकोंड चोलपुरम, तो उसमें कई मंदिरों का निर्माण किया, विशेषकर शिव मंदिर का निर्माण किया। तो गंगैकोंड चोलपुरम में कई मंदिरों का निर्माण। कौन सा मंदिर? तो शिव मंदिर। इसे बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई थी, जैसे वीर राजेंद्र, पर केसरी बर्मन, मुंडी गोंड चोल, पंडित चोल, कड़र कोंड, गंगे कोंड चोल। महान विद्वान होने के कारण पंडित चोल की उपाधि। तो इस राजेंद्र प्रथम जो था वह महान योद्धा होने के साथ साथ साहित्य का संरक्षक था, विद्वान था, और इसी कारण, इसी विद्वता के कारण उसे पंडित चोल की उपाधि प्रदान की गई। तो महान विद्वान होने के कारण पंडित चोल की उपाधि मिली किसे? तो राजेंद्र प्रथम को। और उसे कई उपाधियां प्राप्त हुई थी, जैसे वीर राजेंद्र, पर केसरी वर्मन, मुंडी गोंड चोल, पंडित चोल, कड़र कोंड और गंगेई कोंड चोल। ये सभी उपाधियां भी राजेंद्र प्रथम को प्राप्त हुई थी। चोल झील का निर्माण। तो गंगेई कोंड चोलपुरम के निकट इसने एक चोल झील का भी निर्माण किया, याद रखेंगे। गंगैकोंड चोलपुरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम के निकट। तो गंगैकोंड चोलपुरम के निकट राजेंद्र प्रथम ने एक चोल झील का निर्माण किया, एक झील का निर्माण किया जिसका नाम क्या रखा? तो चोल झील। गंगैकोंड चोलपुरम के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक
एक विशाल सरोवर का निर्माण, याद रखेंगे। तो एक तालाब का भी निर्माण किया इस राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम के निकट। उसका नाम था चोल गंगम। तो चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर या विशाल तालाब का निर्माण किया किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने, याद रखेंगे। राजराज प्रथम की भांति एक दूत मंडल चीन भेजा। तो राजराज प्रथम की भांति इस राजेंद्र प्रथम ने भी एक दूत मंडल कहां भेजा? तो चीन भेजा था, याद रखेंगे। जिस प्रकार राजराज प्रथम ने एक दूत मंडल चीन भेजा था, तो उसी प्रकार राजेंद्र प्रथम ने भी एक दूत मंडल चीन भेजा था, याद रखेंगे। 1017 ईस्वी सिंहल विजय। तो हम लोग इसे डेट वाइज भी देख सकते हैं कि इसने राजेंद्र प्रथम ने सिंहल पर विजय प्राप्त किया था। तो कब प्राप्त किया था? तो 1017 ईस्वी में, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, पर डेट के बारे में चर्चा नहीं किया। तो याद रखेंगे कि सिंहल पर विजय 1017 ईस्वी में किया था। और हमने यह भी बताया था कि उस समय सिंहल पर अर्थात श्रीलंका पर महेंद्र पंचम का शासन था और उसे पराजित करके राजेंद्र प्रथम उसे कारागार में डाल देता है, जहां पर 12 वर्ष के बाद उसकी कैद में ही मृत्यु हो जाती है। तो महेंद्र पंचम की मृत्यु 1029 ईस्वी में होती है, याद रखेंगे। 1029 ईस्वी में महेंद्र पंचम की कारागार में या फिर जेल में ही मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। उसने अपने पुत्र विक्रम चोल को बंगाल के अभियान पर भेजा था, जहां पर विक्रम चोल ने 1022 ईस्वी में मधुका मानव पर विजय प्राप्त किया था। तो हमने बताया था कि मधुका मानव पर विक्रम चोल ने विजय प्राप्त किया था। तो 1022 ईस्वी में यह विजय अभियान हुआ था। 1035 ईस्वी कडारम केसरी विजय कुलोतुंग बर्मन पराजय। तो हमने यह भी बताया था कि इस विक्रम चोल ने कडारम केसरी विजय पर विजय प्राप्त किया था। और किसके विरुद्ध? तो कुलोतुंग बर्मन पर। कुलोतुंग बर्मन की पराजय हुई थी। तो यह घटना 1035 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे कि 1035 ईस्वी में कडारम केसरी विजय कुलोतुंग बर्मन क्या हो गया था? तो पराजित हो गया था। राजेंद्र प्रथम के समय जो समकालीन सुल्तान था वह महमूद गजनवी था। तो राजेंद्र प्रथम के समय महमूद गजनवी उस समय सुल्तान हो गया था। तो भारत पर उसका आगमन हो चुका था, याद रखेंगे। महमूद गजनवी भारत में उस समय सुल्तान की पदवी धारण कर चुका था। तो समकालीन सुल्तान था महमूद गजनवी। किसके समकालीन? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन, याद रखेंगे। तो यह तो था राजेंद्र प्रथम, जो कि इस चोल वंश का सबसे महानतम शासक था। और इसी के समय जो चोल वंश की सीमा विस्तार थी सबसे ज्यादा थी। राजराज प्रथम के द्वारा बनाई गई सीमा विस्तार से भी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसने सुमात्रा, जावा, मलय द्वीप सहित श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त किया था। उत्तर में कलिंग पर भी, पूरब में कलिंग पर भी विजय प्राप्त किया था। बंगाल पर भी विजय प्राप्त किया था। अर्थात पूरे भारत देश पर इसका कब्जा हो चुका था। तो इसके बाद अगला जो शासक बनता है चोल वंश का, वह था राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम जब 1044 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी राजेंद्र प्रथम की। पिछले वीडियो में हमने इसे बताया था कि 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद राजाधिराज प्रथम 1044 ईस्वी में अपने पिता राजेंद्र प्रथम के बाद अगला चोल शासक बनता है। तो 1044 ईस्वी में राजाधिराज प्रथम अपने पिता राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद अगला चोल वंश का शासक बनता है। इसे विजय राजेंद्र की उपाधि प्राप्त हुई।
तो राजा धीराज प्रथम ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह उपाधि क्यों धारण की, तो इसके बारे में यह वर्णन है कि इस राजा धीराज प्रथम का पहला जो अभियान था वह किसके विरुद्ध था, तो पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध। याद रखेंगे, पहला अभियान पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध। एक 1044 ईस्वी में। तो इस राजा धीराज प्रथम का जो पहला अभियान था पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध 1044 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में राजा धीराज प्रथम जीत गया था। और उसके बाद कल्याणी नगर में विजय प्राप्त किया और वहीं पे राज्याभिषेक कराया। कल्याणी नगर में विजय और राज्याभिषेक के बाद उसने विजय राजेंद्र की उपाधि प्राप्त की। तो यह कल्याणी में ही राज्याभिषेक किया, वहीं पे विजय प्राप्त किया और वहीं पर इसने अपना राज्याभिषेक भी किया। कहां पे, तो कल्याणी में। और उसी विजय के बाद राजा धीराज प्रथम ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। तो देखिए 1044 ईस्वी के समय पश्चिमी चालुक्यों के साथ हुए इस युद्ध में राजा धीराज प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम कुलपक के दुर्ग पर अधिकार कर उसमें आग लगा दी गई और यादगीर पर अधिकार सहित कल्याणी में भारी लूटपाट, और इसे पुंडूर का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि कल्याणी के पुंडूर नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, तो इसे पुंडूर का युद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो 1044 ईस्वी में जब राजा धीराज प्रथम सत्तारूढ़ होता है अपने पिता राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद, तो उसका पहला जो अभियान होता है वह पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध होता है। और यह 1044 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्यों के साथ युद्ध जब हुआ राजा धीराज प्रथम का, तो सर्वप्रथम उस राजा धीराज प्रथम ने कुलपक के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कहां पे, तो कुलपक के दुर्ग पर अधिकार किया और उसमें आग लगा दिया। तो कुलपक के दुर्ग पर अधिकार करके उसमें आग लगा दिया और उसके बाद यादगीर पर भी अधिकार कर लिया। तो कल्याणी में एक जगह था, इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र था कल्याणी के चालुक्यों का, यादगीर, तो वहां पर भी अधिकार कर लिया और कल्याणी में भारी लूटपाट किया। और इस युद्ध को पुंडूर का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध कहां पे हुआ, तो पुंडूर में हुआ। और इस युद्ध के बाद कल्याणी में ही विजय प्राप्त करने के बाद वह अपना राज्याभिषेक कराया और उसके बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इस युद्ध में विजय के उपरांत कल्याणी के पश्चिम चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर वहां के एक द्वारपालक की मूर्ति लाकर तंजौर के रासूराम नामक स्थान पर स्थापना किया, विजय की निशानी के तौर पर। और इसके बाद इस युद्ध में जब यह विजय प्राप्त कर लिया, तो इस युद्ध में उस समय कल्याणी का जो पश्चिमी चालुक्य शासक था वह कौन था, तो सोमेश्वर प्रथम। हमने बताया था यह एक महान शासक था कल्याणी के चालुक्य वंश का। तो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को उसने सबसे पहले पराजित किया। कहां पे, तो पुंडूर के युद्ध में। और उसे पराजित करने के बाद कल्याणी से एक द्वारपालक की प्रतिमा या उसकी मूर्ति को लाकर तंजौर के रासूराम नामक स्थान पर इसने क्या किया, स्थापित कर दिया। किस तौर पे, तो विजय की निशानी के तौर पे, चालुक्यों पर विजय की निशानी के तौर पे कल्याणी से एक द्वारपालक की मूर्ति या फिर प्रतिमा लाकर तंजौर के रासूराम नामक स्थान पर किसने, तो राजा धीराज प्रथम ने स्थापित कर दिया। और इस युद्ध में किसे हराया, तो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को।
याद रखेंगे, इसे सीरियल वाइज इसे सजा देंगे। तो यह था उसका पहला अभियान राजाधिराज प्रथम का। उसके बाद 1050 ईस्वी में 1050 ईस्वी में एक बार फिर से सोमेश्वर प्रथम चोल सेनाओं को खदेड़ दिया। 1050 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम ने चोल सेनाओं को खदेड़ दिया और वेंगी के शासक राजा राम को अपने अधीन कर लिया। पर राजा धीराज प्रथम के द्वारा साहस का परिचय देते हुए पश्चिमी चालुक्यों की सेना की सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में पराजय। तो देखिए 1050 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम ने चोल सेनाओं को वहां से खदेड़ दिया। कब? जब 1044 ईस्वी में यह जीत गया था तब। और जीतने के बाद कुछ चोल सेना को वहां पर स्थापित कर दिया था। कहां पे? तो कल्याणी में, जब पुंडूर का युद्ध हुआ था। लेकिन 6 बरस के बाद सोमेश्वर प्रथम ने चोल सेनाओं को खदेड़ दिया और वेंगी के शासक राजा राम को अपने अधीन कर लिया। लेकिन राजा धीराज प्रथम ने साहस का परिचय देते हुए चालुक्य की सेना की सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में पराजित किया। तो उस राजा धीराज प्रथम ने चालुक्यों को सोमेश्वर प्रथम के सहित उसके पुत्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में पराजित करता है, याद रखेंगे। लेकिन 1052 ईस्वी में फिर 2 बरस के बाद एक युद्ध होता है जिसे कोप्पम का युद्ध कहा जाता है। कोप्पम का युद्ध 1052 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ हुए युद्ध में मृत्यु। हालांकि सोमेश्वर प्रथम बुरी तरह से पराजित हो जाता है और यह युद्ध कोप्पम का युद्ध कहा गया, जो 1052 से 1054 ईस्वी तक चला। राजा धीराज प्रथम के बुरी तरह घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1052 ईस्वी में 1052 ईस्वी में एक बार फिर से सोमेश्वर प्रथम इस राजा धीराज प्रथम पर आक्रमण करता है और कोप्पम के युद्ध में वह बुरी तरह से राजा धीराज प्रथम के द्वारा पराजित होता है। हालांकि इस युद्ध में राजा धीराज प्रथम बुरी तरह से घायल हो जाता है और 1052 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और यह जो युद्ध था उसे कोप्पम का युद्ध कहा गया क्योंकि यह युद्ध कोप्पम में चला और 1052 से 1054 ईस्वी में यह युद्ध चला। हालांकि जब 1052 ईस्वी में यह युद्ध शुरुआत हुआ तो उसी दरमियान विजय तो हो गया लेकिन इसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन 2 वर्षों तक इसका भाई जिसका नाम था राजेंद्र द्वितीय इस कोप्पम के युद्ध को लड़ता रहा और अंत में सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया और सोमेश्वर प्रथम बुरी तरह से पराजित हो गया, याद रखेंगे। तो 1052 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध में मृत्यु राजा धीराज प्रथम की बुरी तरह घायल होने के बाद। कब मृत्यु? तो 1052 ईस्वी में, याद रखेंगे। और यह युद्ध कोप्पम का युद्ध कहा गया, अर्थात कोप्पम में यह युद्ध लड़ा गया तो इसी कारण इसे कोप्पम का युद्ध कहा गया, जो 1052 से 1054 ईस्वी तक चला। और इस युद्ध में सोमेश्वर प्रथम बुरी तरह से पराजित हुआ। इस युद्ध में राजेंद्र द्वितीय जो कि राजा धीराज प्रथम का छोटा भाई था अंत तक लड़ा और सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह से पराजित किया। 1052 ईस्वी में राजा धीराज की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय के द्वारा युद्ध क्षेत्र में ही स्वयं का राज्याभिषेक। और जैसे ही मृत्यु हुई युद्ध क्षेत्र में 1052 ईस्वी में राजा धीराज प्रथम की, तो युद्ध क्षेत्र में ही इसका छोटा भाई जिसका नाम था राजेंद्र द्वितीय, तो युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक कराने के बाद वह चोलों के साथ संघर्ष, वह चालुक्यों के साथ संघर्ष करता रहा और अंत में 1054 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह से पराजित किया। तो 1052 ईस्वी में
राजाधिराज प्रथम की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय के द्वारा युद्ध क्षेत्र में ही स्वयं का राजाभिषेक कराया गया। अश्वमेध यज्ञ संपन्न करता, तो राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था। याद रखेंगे कि राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजाधिराज प्रथम के शक्ति का उपयोग उसके विशाल साम्राज्य में समय समय पर होने वाले विद्रोहों को शांत करने के लिए। तो राजाधिराज प्रथम के शक्ति का उपयोग क्यों किया गया? तो उसके साम्राज्य में, उसके विशाल साम्राज्य में समय समय पर होने वाले विद्रोहों को शांत करने के लिए। तो राजाधिराज प्रथम के शक्ति का उपयोग उसके विशाल साम्राज्य में समय समय पर होने वाले विद्रोहों को शांत करने के लिए प्रयोग किया गया। याद रखेंगे। तो चेर, पांड्य तथा सिंहल के द्वारा निर्मित संघ के द्वारा टोंड मंडलम पर विद्रोह पर राजाधिराज प्रथम द्वारा सफलतापूर्वक दमन। तो राजाधिराज प्रथम के समय चेर, पांड्य और सिंहल ने एक संघ बनाया और उसी तीनों संघ ने इस राजाधिराज प्रथम पर आक्रमण किया, लेकिन राजाधिराज प्रथम ने उस संघ को पराजित किया। तो चेर, पांड्य तथा सिंहल के द्वारा निर्मित संघ के द्वारा टोंड मंडलम पर विद्रोह, लेकिन राजाधिराज प्रथम के द्वारा सफलतापूर्वक दमन। तो राजाधिराज प्रथम के समय चेर, पांड्य और सिंहल ने एक संघ का निर्माण किया और तीनों ने मिलकर टोंड मंडलम पर विद्रोह किया, लेकिन राजाधिराज प्रथम ने इस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया। याद रखेंगे। तो यह तो था राजाधिराज प्रथम। इसके समय भी जो चोल वंश का साम्राज्य था वह विशाल बना रहा। अगला जो शासक बना उसका नाम था राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय जो कि इसका छोटा भाई था। किसका? तो राजाधिराज प्रथम का छोटा भाई था। याद रखेंगे। तो राजेंद्र द्वितीय जिसका शासनकाल 1052 से 1062 ईस्वी तक था। तो राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल 1052 ईस्वी से 1062 ईस्वी तक था। तो राजाधिराज प्रथम की 1052 ईस्वी में मृत्यु के बाद चोल वंश का अगला शासक, तो 1052 ईस्वी में राजाधिराज प्रथम की मृत्यु के बाद चोल वंश का अगला शासक उसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय बना। अभी हमने बताया कि इस राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध क्षेत्र कोप्पम का जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध क्षेत्र में ही अपना राजाभिषेक कराया। पश्चिमी चालुक्य शासकों के साथ हो रहे कोप्पम के युद्ध में युद्ध क्षेत्र में ही राजाभिषेक और इस युद्ध को आगे बढ़ाकर पश्चिमी चालुक्यों को बुरी तरह परास्त और इस युद्ध के बाद प्रकेसरी की उपाधि 1054 ईस्वी में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पूछा गया फैक्ट है कि प्रकेसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो वह था राजेंद्र द्वितीय। याद रखेंगे। और विजय राजेंद्र की उपाधि किसने? तो राजाधिराज प्रथम ने। याद रखेंगे। और पंडित चोल की उपाधि किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। यह सभी पूछे गए फैक्ट हैं। तो पश्चिमी चालुक्यों के साथ जब कोप्पम का युद्ध चल रहा था तो युद्ध क्षेत्र में ही इस राजेंद्र द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक कराया और इस युद्ध को आगे बढ़ाकर 1054 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्यों को बुरी तरह से परास्त किया। इसमें सोमेश्वर प्रथम बुरी तरह से पराजित हो गया और इस विजय के बाद इस राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? तो प्रकेसरी की उपाधि। याद रखेंगे। कब? 1054 ईस्वी में कुंडल संगमम के युद्ध में पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम की पराजय और इस शोक में सोमेश्वर प्रथम की
नदी में डूबकर आत्महत्या। कब? तो 1062 ईस्वी में। याद रखेंगे कि राजेंद्र द्वितीय का पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ 1062 ईस्वी में कुंडल संगमम का युद्ध हुआ। किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। याद रखेंगे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सी नदी? तो तुंगभद्रा। किस जगह पर? तो कुंडल नामक स्थान पर। तो 1062 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय का पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ कुंडल संगमम का युद्ध हुआ। कुंडल संगमम जो कि तुंगभद्रा के निकट कुंडल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, तो इसी कारण इसे कुंडल संगमम का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में सोमेश्वर प्रथम बुरी तरह से पराजित हो गया और बार बार पराजित होने के कारण सोमेश्वर प्रथम शोक में डूब गया और इसी शोक के कारण तुंगभद्रा नदी में डूबकर वह आत्महत्या कर लेता है। कब? 1062 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम आत्महत्या कर लेता है। पुत्री का विवाह पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र के साथ। तो राजेंद्र द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र के साथ। याद रखेंगे कोल्हापुर में जय स्तंभ का निर्माण, यह पूछा गया, फैक्ट है, कई बार पूछा गया है कि किस चोल शासक ने कोल्हापुर में जय स्तंभ का निर्माण किया? तो राजेंद्र द्वितीय ने। याद रखेंगे कोल्हापुर में जय स्तंभ का निर्माण। कुंडल संगमम के युद्ध का कारण, तो राजेंद्र द्वितीय का इस पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ कुंडल संगमम का युद्ध हुआ, तो उसका कारण क्या था? तो सोमेश्वर प्रथम ने बेंगी की गद्दी पर विजयादित्य सप्तम के पुत्र शक्ति बर्मन द्वितीय को आसीन किया तथा उसकी मदद के लिए चामुंड राज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। उसने अपने 2 पुत्रों विक्रमादित्य तथा जयसिंह को गंगवाड़ी में चोल राज्य पर आक्रमण के लिए भेजा। राजेंद्र द्वितीय के द्वारा अपने पुत्र वीर राजेंद्र तथा राज महेंद्र के साथ दोनों मोर्चे पर सोमेश्वर का प्रतिरोध, वेंगी में चामुंड राज तथा शक्ति बर्मन की पराजय एवं हत्या। याद रखेंगे 1062 ईस्वी में राज महेंद्र और राजेंद्र द्वितीय दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो कुंडल संगमम के युद्ध का कारण क्या था? तो कुंडल संगमम के युद्ध का कारण था कि सोमेश्वर प्रथम ने वेंगी की गद्दी पर विजयादित्य सप्तम के पुत्र शक्ति बर्मन द्वितीय को बैठा दिया, आसीन किया और उसकी मदद के लिए चामुंड राज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। उसने अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और जय सिंह को गंगवाड़ी में चोल राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, लेकिन राजेंद्र द्वितीय ने अपने पुत्र वीर राजेंद्र और राज महेंद्र को दोनों मोर्चे पर सोमेश्वर का प्रतिरोध करने के लिए भेज दिया। तो वेंगी में चामुंड राज तथा शक्ति बर्मन पराजित हुए और उनकी हत्या कर दी गई। और जबकि इस राजेंद्र द्वितीय ने स्वयं सोमेश्वर द्वितीय का कहां पे पश्चिमी चालुक्यों का कड़ा प्रतिरोध किया, जबकि वेंगी में चामुंड राज और शक्ति बर्मन किसके द्वारा पराजित हुए? तो वीर राजेंद्र और राज महेंद्र के द्वारा। लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद 1062 ईस्वी में ही राज महेंद्र और राजेंद्र द्वितीय दोनों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि राज महेंद्र बड़ा पुत्र था तो अगला शासक राजेंद्र द्वितीय के बाद राज महेंद्र ही बनता। लेकिन चूंकि 1062 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय की जैसे ही मृत्यु हुई, उसके कुछ ही दिनों के बाद राज महेंद्र की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद अगला जो शासक बना वह वीर राजेंद्र बना, जो कि इसका छोटा
पुत्र था राजेंद्र द्वितीय का, और राज महेंद्र का छोटा भाई था। तो यह तो था राजेंद्र द्वितीय। इसके बाद हम लोग देखेंगे वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, और इसके बाद राजेंद्र तृतीय जो कि अंतिम शासक होगा। तो अब इसके बाद चोल शासकों का पतन आरंभ होगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग, एक बार फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे और राजेंद्र द्वितीय के कुछ फैक्ट बचे हैं उसे देखेंगे और वीर राजेंद्र से इसे हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। चलिए हम लोग राजेंद्र द्वितीय को कंटिन्यू करते हैं और इस चोल वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो राजेंद्र द्वितीय अपने राज्य को सुरक्षित रखने में सफल। राजेंद्र द्वितीय अपने राज्य को सुरक्षित रखने में सफल हुआ। इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र जो कि राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई था, जो कि 1062 ईस्वी से 1067 ईस्वी तक चोल वंश का अगला शासक रहता है। 1062 से 1067 ईस्वी तक वीर राजेंद्र 1062 ईस्वी में अपने भाई राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला चोल शासक। तो 1062 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगला चोल वंश का शासक बनता है वीर राजेंद्र। याद रखेंगे, जो राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई था। इसने एक उपाधि धारण की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, राज केसरी। तो वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे कौन सी? तो राज केसरी की उपाधि धारण की थी। वेंगी में चालुक्य नरेश पर विजय। तो वेंगी में चालुक्य नरेश पर विजय प्राप्त किया वीर राजेंद्र ने। वीर राजेंद्र ने वेंगी के चालुक्य नरेश को पराजित किया। 1066 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम की बुरी तरह से पराजय। तो 1066 ईस्वी में वीर राजेंद्र ने पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह से पराजित किया था। याद रखेंगे। कुंडल संगमम के युद्ध में तुंगभद्रा नदी के पास राजेंद्र द्वितीय के आदेश के बाद सोमेश्वर प्रथम की सेना पर विजय। इस विजय के बाद तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विजय स्तंभ का निर्माण, कहां पे? तो करडिग ग्राम में, करडिग नामक गांव में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया। किसने? तो वीर राजेंद्र ने। तो जब कुंडल संगमम का युद्ध चल रहा था तो राजेंद्र द्वितीय के साथ यह वीर राजेंद्र भी युद्ध कर रहा था। इसे भी राजेंद्र द्वितीय ने अपने साथ ही रखा था। तो इस कुंडल संगमम के युद्ध में तुंगभद्रा नदी के पास राजेंद्र द्वितीय की आदेश पर यह वीर राजेंद्र युद्ध में लड़ा था और सोमेश्वर प्रथम की सेना को पराजित किया। और इस विजय के बाद तुंगभद्रा नदी के तट पर इसने वीर राजेंद्र ने एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया फैक्ट है। और यह जो निर्माण किया विजय स्तंभ का, वह किस गांव में? तो करडिग नामक ग्राम में, करडिग नामक ग्राम में इस विजय स्तंभ का निर्माण किया तुंगभद्रा नदी के तट पर। याद रखेंगे। वेंगी में सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विजयादित्य पर विजय। तो वेंगी में इसने विजय प्राप्त किया किस पर? तो सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विजयादित्य पर। याद रखेंगे कि वेंगी में सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विजयादित्य को इसने क्या किया? तो पराजित किया। याद रखेंगे किसने? तो वीर राजेंद्र ने। कृष्णा नदी पार करके कलिंग में पूर्वी चालुक्यों पर विजय 1068 ईस्वी। इसी वर्ष सोमेश्वर प्रथम के द्वारा
तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या। तो याद रखेंगे कि कृष्णा नदी पार करके कलिंग में पूर्वी चालुक्यों पर इसने विजय प्राप्त किया। किस पर? तो विजयादित्य पर, जो कि सोमेश्वर प्रथम का पुत्र था। और यह घटना 1068 ईस्वी में हुआ। और इसी वर्ष सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। तो हमने बताया था कुछ देर पहले कि 1062 ईस्वी में इसकी आत्महत्या हुई थी तुंगभद्रा नदी में डूबकर, सोमेश्वर प्रथम की। तो उसे आप लोग सुधार लेंगे और वह डेट 1068 कर लेंगे, जो 1062 हमने लिख दिया था, बता दिया था। तो कृष्णा नदी को पार करके कलिंग में पूर्वी चालुक्यों पर विजय प्राप्त किया वीर राजेंद्र ने। कब? 1068 ईस्वी में। और इसी वर्ष सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। एक उसके गंभीर बीमारी थी, तो बीमारी के कारण भी और पराजय के कारण भी। तो बीमारी के कारण तो जूझ ही रहा था और साथ ही साथ बार बार इसकी चोल वंश से पराजय हो रही थी। तो इसी शोक में वह सोमेश्वर प्रथम तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है 1068 ईस्वी में, बीमारी एवं पराजय से। सोमेश्वर प्रथम के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय पर भी विजय। इस युद्ध में वीर राजेंद्र की सहायता सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई विक्रमादित्य के द्वारा, याद रखेंगे। तो सोमेश्वर प्रथम के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय को भी वीर राजेंद्र ने पराजित किया, याद रखेंगे। और इस युद्ध में वीर राजेंद्र की सहायता किसने किया? तो वीर राजेंद्र की सहायता किया विक्रमादित्य ने, जो कि इसका छोटा भाई था। तो वीर राजेंद्र की सहायता करता है कौन? तो सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई विक्रमादित्य ने, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि सोमेश्वर प्रथम के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय पर भी विजय। इस युद्ध में वीर राजेंद्र की सहायता किसने की? तो सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई विक्रमादित्य ने, याद रखेंगे। इस सहायता के बाद वीर राजेंद्र की पुत्री का विवाह विक्रमादित्य के साथ, और विक्रमादित्य वेंगी के दक्षिणी भाग का चालुक्य शासक नियुक्त, लेकिन किसके अधीन? तो चोलों के अधीन। तो सोमेश्वर प्रथम के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय पर विजय प्राप्त किया वीर राजेंद्र ने, और इस युद्ध में वीर राजेंद्र की सहायता किया सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई विक्रमादित्य ने। और इसी सहायता के कारण वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया, और विक्रमादित्य को दक्षिणी वेंगी के दक्षिणी भाग का चालुक्य शासक नियुक्त कर दिया, लेकिन चोलों के अधीन। वह चोलों के अधीन शासक नियुक्त हुआ। कौन? तो विक्रमादित्य वेंगी के दक्षिणी भाग का चालुक्य शासक नियुक्त हुआ। और इसकी विवाह किसके साथ हुई? तो वीर राजेंद्र की पुत्री के साथ। सिंहल नरेश विजय बाहु प्रथम पर विजय। विजय बाहु भागकर वातगिरी में शरण। इंपॉर्टेंट है, यह आया गया फैक्ट है कि इस वीर राजेंद्र ने सिंहल नरेश अर्थात श्रीलंका के नरेश विजय बाहु प्रथम को भी पराजित किया, और विजय बाहु प्रथम भागकर वातगिरी में अपनी शरण ली, वातगिरी में जाकर शरण स्थापित किया, याद रखेंगे। श्री विजय के कंडारम पर विजय। तो श्री विजय के कंडारम पर भी इसने विजय प्राप्त किया, याद रखेंगे। कौन? तो वीर राजेंद्र ने, कि श्री विजय के कंडारम पर भी इसने विजय प्राप्त किया। इसके बाद अगला शासक आता है जिसका नाम था अधिराजेंद्र। क्या नाम था? अधिराजेंद्र, याद रखेंगे। तो अधिराजेंद्र जो कि 1067 से 1070 ईस्वी तक, 1067 से 1070 ईस्वी तक यह चोल वंश का शासक रहता है। तो 1067 ईस्वी में वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद
चोल वंश का अगला शासक कोई संतान नहीं, तो इस अधिराजेंद्र का कोई संतान नहीं था। और 1067 ईस्वी में वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद यह अधिराजेंद्र अगला चोल शासक नियुक्त होता है। शैव धर्म का अनुयायी, तो अधिराजेंद्र किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का उपासक था। वैष्णव आचार्य रामानुज से प्रगाढ़ द्वेष, इसी द्वेष के कारण रामानुज का श्रीरंगम त्याग कर कहीं और वास। तो अधिराजेंद्र वैष्णव आचार्य रामानुज से काफी द्वेष करता था, तो इसी कारण, इसके द्वेष के कारण रामानुज श्रीरंगम को त्याग कर कहीं और रहने चले गए। उन्होंने अपना निवास स्थल कहीं और बना लिया। चोल शक्ति को अक्षुण्ण रखने में असमर्थ, सर्वत्र विद्रोह आरंभ। 1070 ईस्वी वेंगी के पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र के द्वारा अपदस्थ। तो इस अधिराजेंद्र ने चोल शक्ति को अक्षुण्ण रखने में असमर्थ हो गया, अर्थात चोल शक्ति को एकजुट रखने में, चोल शक्ति को बनाए रखने में असमर्थ हो गया। और इसके शासन काल में सर्वत्र विद्रोह आरंभ हो गया, जन विद्रोह आरंभ हो गया। और 1070 ईस्वी में बेंगी इसी का फायदा उठाकर 1070 ईस्वी में बेंगी के पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र ने इसको अपदस्थ करके अगला चोल शासक नियुक्त हो गया। याद रखेंगे, 1070 ईस्वी में मृत्यु के बाद विजयालय के द्वारा स्थापित चोल वंश समाप्त। याद रखेंगे, तो 1070 ईस्वी में विजयालय के द्वारा स्थापित यह चोल वंश समाप्त हो गया। इसके बाद अगला जो शासक आता है वह कुलोतुंग प्रथम था। क्या नाम था? तो कुलोतुंग प्रथम नाम था। याद रखेंगे, कुलोतुंग प्रथम। तो कुलोतुंग प्रथम ने क्या किया? यह चोल प्लस चालुक्य, इसने चोल और चालुक्य का एक मिश्रित शासन स्थापित किया। क्यों? क्योंकि वेंगी के पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम के नाम से अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम का पौत्र तथा पूर्वी चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र। तो यह जो कुलोतुंग प्रथम था यही राजेंद्र था, जो कि पूर्वी चालुक्य नरेश था, जिसने अधिराजेंद्र को 1070 ईस्वी में अपदस्थ करके अगला चोल शासक बन बैठा। तो यह बेंगी के पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र था, जो कुलोतुंग प्रथम के नाम से अगला चोल शासक नियुक्त हुआ। और राजेंद्र प्रथम का यह पौत्र था और पूर्वी चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र था। अधिराजेंद्र का बहनोई, क्योंकि अधिराजेंद्र की बहन मधुरांतिका का विवाह राजेंद्र से, मधुरांतिका राजेंद्र द्वितीय की पुत्री। तो अधिराजेंद्र का यह बहनोई था, अर्थात बहन का पति था, क्योंकि अधिराजेंद्र की बहन मधुरांतिका का विवाह किससे हुआ था? तो कुलोतुंग प्रथम या फिर राजेंद्र से। मधुरांतिका राजेंद्र द्वितीय की पुत्री थी। इसने एक उपाधि धारण की, सुंग मतर्तित। तो सुंग मतर्तित की उपाधि धारण की, अर्थात करों को हटाने वाला। इसने कई करों को हटाया था, इसीलिए कुलोतुंग प्रथम को सुंग मुतर्तित की उपाधि धारण की उपाधि मिली, अर्थात करों को हटाने वाला। याद रखेंगे, अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से, सिंहल राजकुमार विरूपेमाल के साथ पुत्री का विवाह, जिसकी जानकारी बौद्ध महाग्रंथ महावंश से। तो इस कुलोतुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से किया था, जिसका नाम था विरूपेमाल, और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से प्राप्त होती है।
चोल चालुक्य वंश की शुरुआत। तो चूंकि इसकी माता जो थी वह चोल वंश की थी और जो पिता और यह चूंकि इसकी पत्नी जो थी वह चोल वंश की थी और स्वयं चालुक्य वंश का था, तो इसने चोल चालुक्य वंश की शुरुआत की। क्योंकि इसकी पत्नी चोल वंश राजा राजेंद्र द्वितीय की पुत्री थी और राजेंद्र प्रथम की नाती थी। तो इसी कारण इसने चोल चालुक्य वंश की शुरुआत की। कलचुरी वंश के शासक यशकर्ण और कलिंग नरेश अनंत बर्मन पर विजय 1075-76 ईस्वी में यशकर्ण पर तथा 1100 ईस्वी में अनंत बर्मन चोड़गंग पर विजय। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने कलचुरी वंश के शासक यशकर्ण पर विजय प्राप्त किया और कलिंग नरेश अनंत बर्मन चोड़गंग पर भी विजय प्राप्त किया। 1075-76 ईस्वी में यशकर्ण को हराया, जबकि 1100 ईस्वी में अनंत बर्मन चोड़गंग पर इसने विजय प्राप्त की। अनंत बर्मन को पराजित करने के लिए कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा सेनापति करुणाकर तोंडेमान को भेजा गया तथा अनंत बर्मन भागकर जान बचाया। यह युद्ध कब हुआ? तो 1110 ईस्वी में। तथा चोलों के द्वारा कलिंग में भारी धन की लूट। तो अनंत बर्मन चोड़गंग को पराजित करने के लिए कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने सेनापति करुणाकर तोंडेमान को भेजा था और इस युद्ध में अनंत बर्मन पराजित हुआ था और अनंत बर्मन भागकर कहां चला गया था? तो कहीं और चला गया और इस तरह उसकी जान बची। कब? तो 1110 ईस्वी में। और चोलों ने कलिंग में भारी धन की भी लूट की थी। इसके समय श्रीलंका के शासक विजय बाहु स्वतंत्र। तो कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में श्रीलंका के शासक विजय बाहु प्रथम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। याद रखेंगे। भूमि का सर्वेक्षण कर भू राजस्व निर्धारण। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कर इसने क्या किया? तो भू राजस्व का निर्धारण किया। व्यापार में बाधक चुंगियों तथा तट करों की समाप्ति। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने व्यापार में बाधक चुंगियों और तट करों अर्थात समुद्र के निकट का जो तट था वहां पर जो टैक्स लगता था तो उसकी समाप्ति की। इसी कारण इसे सुंग मुतर्तित की उपाधि मिली अर्थात करों को हटाने वाला। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार एक बार 72 तथा दूसरी बार 92 व्यक्तियों को दूत मंडल चीन भेजा। कब? तो 1077 ईस्वी में। तो 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 तथा 92 व्यक्तियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। इसकी जानकारी चीनी ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलती है। कब? तो 1077 ईस्वी में 92 और 72 व्यक्तियों का एक दूत मंडल चीन भेजा। इसे और उपाधि मिली कटाईकोंड चोल और मलैंडू कोंड चोलन। ये उपाधियां इनके द्वारा प्रसारित स्वर्ण सिक्कों पर। तो कुलोत्तुंग प्रथम के सिक्कों पर उसे कौन कौन सी उपाधि लिखी गई थी? तो कटाईकोंड चोल और मलैंडू कोंड चोलन। तो कटाईकोंड चोल और मलैंडू कोंड चोलन की उपाधि उसके द्वारा प्रसारित सोने के सिक्के पर लिखी हुई होती थी। चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य जो कि आधी राजेंद्र का हिमायती एवं बहनोई था, उस पर विजय। तो चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य को इसने पराजित किया जो कि आधी राजेंद्र का हिमायती था और उसका बहनोई भी था। याद रखेंगे। अर्थात आधी राजेंद्र की बहन के साथ इस विक्रमादित्य की शादी हुई थी, तो उसे पराजित किया कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल साम्राज्य में व्यवस्था स्थापित करने में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन। चोल वंश के सबसे पराक्रमी शासकों में से एक। तो कुलोत्तुंग प्रथम चोल साम्राज्य में अपनी व्यवस्था स्थापित करने में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया।
और यह चोल वंश के सबसे पराक्रमी शासकों में से एक था। पश्चिम के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ पर विजय, जिसका उल्लेख विल्हन के द्वारा रचित विक्रमांक चरित में विक्रमादित्य षष्ठ को नांगिल में पराजित कर, नांगिली याद रखेंगे, यह नांगिली है। तो पश्चिम के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ पर विजय, जिसका उल्लेख विल्हन के द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित में है। विक्रमादित्य षष्ठ को नांगिली में पराजित कर गंगवाड़ी पर कब्जा। तो पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ को इसने पराजित किया, किसने? तो कुलोतुंग प्रथम ने, और इसका उल्लेख विल्हन के द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित में लिखा गया है। तो और विक्रमादित्य षष्ठ को इस कुलोतुंग प्रथम ने कहां पराजित किया? तो नांगिली में, और उसके बाद गंगवाड़ी पर कब्जा कर लिया। कई युद्धों को छोड़कर शांति एवं सुव्यवस्था का काल, अर्थात साम्राज्य विस्तार वादी और महत्वाकांक्षी नहीं। तो कई युद्धों को छोड़कर शांति एवं सुव्यवस्था का काल रहा किसका? तो कुलोतुंग प्रथम का, अर्थात साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी नहीं था। कि कई युद्धों को छोड़ दिया जाए तो कुलोतुंग प्रथम का जो शासन काल था वह शांति एवं सुव्यवस्था का काल था, अर्थात वह साम्राज्य विस्तारवादी और महत्वाकांक्षी शासक नहीं था। शासन के अंतिम दिनों में वेंगी एवं मैसूर स्वतंत्र तथा इस समय तक कुलोतुंग प्रथम का शासनकाल केवल तमिल प्रदेश एवं कुल तेलुगु क्षेत्र तक। तो याद रखेंगे कि इसके शासन के अंतिम दिनों में वेंगी एवं मैसूर स्वतंत्र हो गए, और इस समय तक कुलोतुंग प्रथम का जो शासन काल था वह केवल तमिल प्रदेश और कुल तेलुगु क्षेत्र तक ही सीमित था। याद रखेंगे कि शासन के अंतिम दिनों में वेंगी और मैसूर ने स्वतंत्र घोषित कर दी। मैसूर के होयसल वंश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और इस समय तक कुलोतुंग प्रथम का जो शासन काल था केवल तमिल प्रदेश एवं कुल तेलुगु क्षेत्र तक विस्तारित था। याद रखेंगे। पांड्य तथा केरल तो शासनकाल केवल तमिल प्रदेश एवं कुल तेलुगु क्षेत्र तक था। याद रखेंगे। पांड्य तथा केरल के राजाओं को पराजित कर इन प्रदेशों का प्रशासन स्थानीय शासकों के हाथों में सौंपा। तो याद रखेंगे कि पांड्य तथा केरल के राजाओं को पराजित करके इन प्रदेशों का प्रशासन कुलोतुंग प्रथम ने किसके हाथों में सौंपा? तो स्थानीय शासकों के हाथों में सौंप दिया। 1088 ईस्वी के सुमात्रा से प्राप्त एक तमिल लेख के अनुसार श्री विजय में तमिल सौदागरों की एक श्रेणी का निवास स्थल। तो 1088 ईस्वी में सुमात्रा से प्राप्त एक तमिल लेख से क्या पता चलता है कि श्री विजय में तमिल सौदागरों की एक श्रेणी का निवास
स्थल था। वेंगी के विजयादित्य सप्तम की मृत्यु के बाद वहां के वायसराय कुलोतुंग प्रथम के पुत्र नियुक्त। तो वेंगी के विजयादित्य सप्तम की मृत्यु के बाद वहां के वायसराय कौन बने? तो कुलोतुंग प्रथम के पुत्र बने। 1015 ईस्वी तक अपने राज्य को सुरक्षित रखने में सफल। तो इस कुलोतुंग प्रथम ने 1015 ईस्वी तक अपने राज्य को सुरक्षित रखने में सफल रहा। 1018 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा वेंगी पर अधिकार तथा मैसूर के होयसल वंश स्वतंत्र। तो 1018 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम के शासन काल में विक्रमादित्य षष्ठम का वेंगी पर अधिकार हुआ। विक्रमादित्य षष्ठम ने वेंगी पर अधिकार कर लिया और मैसूर के होयसल वंश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1120 ईस्वी में मृत्यु। तो इस कुलोतुंग प्रथम की 1120 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कुलोतुंग प्रथम की नानी राजराज प्रथम की पुत्री। तो कुलोतुंग प्रथम की जो नानी थी अर्थात इसकी माता की माता थी मातामह, तो वह राजराज प्रथम की पुत्री थी। एक बात याद रखेंगे राजेंद्र प्रथम के लिए कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्रीलंका, पांड्य तथा चेरों को पराजित करने के बाद अपने पुत्र राजा धीराज प्रथम को पांड्य प्रदेश का वायसराय अर्थात महामंडलेश्वर नियुक्त तथा चोल पांड्य की उपाधि। तो जब राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका, पांड्य और चेरों को पराजित किया तो उसने अपने पुत्र राजा धीराज प्रथम को पांड्य प्रदेश का वायसराय अर्थात महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया और उसे एक उपाधि दी, चोल पांड्य की उपाधि। तो कौन सी उपाधि दी? चोल पांड्य की उपाधि। राजेंद्र प्रथम का पहला पश्चिम अभियान अरब सागर स्थित सदीमंतिक द्वीप पर अधिकार। तो राजेंद्र प्रथम का जो पहला पश्चिम की ओर अभियान था वह अरब सागर के सदीमंतिक द्वीप पर अधिकार था। याद रखेंगे कि पहला पश्चिम अभियान राजेंद्र प्रथम का तो अरब सागर स्थित सदीमंतिक द्वीप पर अधिकार। राजेंद्र प्रथम के द्वारा बंगाल पर आक्रमण प्रथम सैनिक अभियान। याद रखेंगे राजेंद्र प्रथम के द्वारा बंगाल पर जो आक्रमण था वह प्रथम सैनिक अभियान था। तमिल प्रदेश के द्वारा तथा उत्तर पूर्वी भारत को जीतने के लिए विशाल हस्ती सेना का प्रयोग। तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा बंगाल पर आक्रमण जो था वह तमिल प्रदेश के द्वारा प्रथम सैनिक अभियान था और इस राजेंद्र प्रथम ने उत्तर पूर्वी भारत को जीतने के लिए विशाल हस्ती सेना अर्थात हाथी सेना का इस्तेमाल किया। तो यह तो था कुलोतुंग प्रथम। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे विक्रम चोल, जो कि अगला जो था चोल चालुक्य वंश का शासक था। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे अगले वीडियो में विक्रम चोल के साथ। तब तक